गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पाठ में हमने इतिहास के साधन पढ़े थे। इतिहास को जानने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है और वो साधन विश्वसनीय होने चाहिए, तभी हम इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज हम पाठ 2 शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत पढ़ेंगे। आप चौथी में शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं, लेकिन अब हम उनके पूर्व का भारत कैसा था इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व मतलब पहले का। इस पाठ में हम शिवाजी महाराज से पूर्व काल में भारत में जो विभिन्न राज सत्ताएं थी उनका अध्ययन करेंगे। इस कालखंड में भारत में विभिन्न राज्य सत्ताएं अस्तित्व में थीं। शिवाजी के कार्यकाल के पहले बहुत सारे हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य थे और अलग अलग राज्य में अलग अलग राजा लोग कार्य कर रहे थे। तो बता रहा है कि और उस समय बहुत सारी राज सत्ताएं अस्तित्व में आई थी। 8वीं शताब्दी में बंगाल में, आज हम बंगाल देखते हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है जानते हैं आप? बंगाल की पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है ना। 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार राजसत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता का विस्तार किया। किन्होंने बच्चे? मध्य भारत में किन्होंने सत्ता का विस्तार किया? गुर्जर और प्रतिहार। उत्तर भारत के राजपूत वंशों ने, अभी हम देखे पाल देखे, गुर्जर प्रतिहार देखे, अब हम देखें राजपूत वंश। उत्तर भारत के राजपूत वंशों ने गढ़वाल वंश, परमार वंश महत्वपूर्ण थे। यानी राजपूत में ये 2 वंश थे, गढ़वाल और परमार। राजपूतों में चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान पराक्रमी शासक था। समझ में आ रहा है कि बच्चे? 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। और मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने कहाँ पर अपना सत्ता का विस्तार किया? आंध्र था 1, कलिंग 2, विदर्भ 3, पश्चिम काठियावाड़ 4, कन्नौज 5, गुजरात तक अपना सत्ता का विस्तार किया। फिर उत्तर भारत के राजपूत वंश, उत्तर भारत के कहाँ के? उत्तर भारत के राजपूत वंशों ने गढ़वाल वंश, परमार वंश महत्वपूर्ण थे। राजपूतों में चौहान वंश का जो राजा पराक्रमी शासक था राजपूतों का, वो था पृथ्वीराज चौहान। पराक्रमी शासक था, बलवान शासक था। हम धारावाहिक में भी पृथ्वीराज चौहान को देखे हैं। जिन्होंने धारावाहिक देखा होगा उसमें हमने मोहम्मद गौरी के साथ जो पृथ्वीराज का युद्ध हुआ था वो बताया गया था। उस धारावाहिक में बता रहे हैं, तराई नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध। कहाँ पर था बच्चे? तराई नामक स्थान पर युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ध्यान में रखिए ये बात। राजपूतों में चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान पराक्रमी शासक था
और तराई नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। लेकिन तराई में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। जो पहला युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता और दूसरे तराई युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय पाई। तो ये स्थान एक ही था लेकिन दो युद्ध हुए, इंसान भी एक ही थे, शासक भी एक ही थे, लेकिन युद्ध दो हुए और दोनों एक एक बार उस युद्ध को जीता। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान कौन से वंश का था? राजपूत वंश का था। आगे चलेंगे बच्चे। तमिलनाडु के चोल, तमिलनाडु का कौन था बच्चे? चोल, ठीक है। और बंगाल में कौन था बच्चे? ऊपर आएंगे थोड़ा सा। बंगाल में पाल, बंगाल में पाल, ठीक है। और उत्तर भारत में राजपूत वंश था, ठीक है। फिर बता रहा तमिलनाडु के चोल वंश के राजराम प्रथम, कौन था बेटा? राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम असाधारण महत्व रखते हैं। चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया। किसके बल पर? नौसेना के बल पर मालदीव और द्वीप को और श्रीलंका द्वीप को जीत लिया। श्रीलंका मालूम है अपने नक्शे के दक्षिण भाग में, जहाँ हिंद महासागर है वहाँ पर देखेंगे आप, दक्षिण भाग में श्रीलंका हमको छोटे से नक्शे में दिखाई दे रहा है। द्वीप है वो, पानी के अंदर एक टापू है, भूभाग है। तो ये बता रहा तमिलनाडु के चोल वंश के राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, इन्होंने किसको जीत लिया? मालदीव और श्रीलंका को जीत लिया। किसके बल पे? नौसेना। नौसेना कहाँ? ये सेना कहाँ रहती है? नौसेना जल में, समुद्री सेना है ये, समुद्र में इनका ही रहता है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये तीन सेना होती है। तो नौसेना को जल सेना हम कह सकते हैं। कर्नाटक के होयसेल वंश, कर्नाटक के होयसेल वंश के विष्णुवर्धन, कर्नाटक का कौन था बेटा? होयसेल वंश के विष्णुवर्धन राजा ने, विष्णुवर्धन राजा थे, ये संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया। अब इन लोग अपने राज्य, भारत के ही अंदर ये सब राज्य हैं, लेकिन अपने विस्तार के लिए, राज्य सत्ता के विस्तार के लिए आपस में ही ये लड़ रहे थे ताकि हमारे सत्ता का विस्तार हो। फिर बता रहे हैं महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश। महाराष्ट्र का क्या था बच्चे? राष्ट्रकूट वंश था। के गोविंद तृतीय के कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। कालांतर में कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक का प्रदेश जीत लिया। यानी सब राज्य सत्ता विस्तार के लिए आपस में युद्ध करते जा रहे थे, लेकिन ऐसा ये नहीं सोच रहे थे कि भारत को एक बना दे। शिलाहारों के तीन वंश पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए। पहला वंश कोंकण में ठाणे और रायगढ़, दूसरा वंश दक्षिण कोंकण तथा तीसरा वंश कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगांव जिलों के कुछ हिस्सों पर राज्य कर रहे थे।
शिलाहार वंश भी था बच्चे। शिलाहारों का एक वंश था, 3 वंश। तो आपको मालूम, पहला वंश कोंकण में, ठाणे और रायगढ़। पहला वंश कहाँ था बच्चे? कोंकण में और ठाणे और रायगढ़। दूसरा वंश दक्षिण कोंकण तथा तीसरा वंश कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगांव जिलों के कुछ हिस्सों पर राज्य कर रहे थे। शिवाजी महाराज से पूर्व काल के अंत में महाराष्ट्र के यादवों की राज सत्ता वैभवशाली सत्ता मानी जाती है। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, शिवाजी के पूर्व कौन सी वैभवशाली राज सत्ता थी? तो यादवों की थी। यादव वंश का शासक भिल्लम पंचम। यादव का कौन था बच्चे? शासक कौन था? ये सत्ता बहुत भिल्लम पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। यादवों की जो राजधानी थी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया। आगे ऊपर देखेंगे बच्चे, हम ध्यान दीजिए। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो यादव का शासनकाल स्वर्ण युग किसमें माना जाता है ना? ये प्रश्न बना। इस कालखंड में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदायों का उदय हुआ। यादवों का शासनकाल, यादवों का शासनकाल और साहित्य, मराठी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अब हम देखेंगे पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण। अब ये पश्चिमोत्तर दिशा में किसने किस पर आक्रमण किया? यद्यपि देखा जाए तो महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी, फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिमोत्तर दिशा से आए आक्रमणकारियों ने उठाया। वहां की स्थानीय सत्ताओं को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। महाराष्ट्र में आ गए आक्रमणकारी और वहां पर उसको जीत लिए, उन सत्ताओं को, और अपना अधिकार जमाया। इस बीच की कालावधि में, यानी इस समय में, मध्य पूर्व में अरब सत्ता का उदय हुआ। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अरब सत्ताधीश भारत की ओर मुड़े। 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। अब देखो, ये हमारे आपस में ही राजा लड़ रहे थे बच्चे। हाँ, उनका फायदा किसने उठाया? अरबी लोगों ने। हाँ, उन लोगों ने आक्रमण किया और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे सत्ता थी, उनको उन्होंने हरा दिया और अपना अधिकार जमाया, है ना बच्चे। फिर बता रहे हैं कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अरब सत्ताधीश भारत की ओर आ गए। वहाँ के जो सत्ता के लोग थे, शासन कर रहे थे अरब में, उन लोग भारत की ओर आ गए। ये जो आया अरब से, जो सत्ताधीश जो भारत में आया, भारत की ओर आया, वो 8वीं शताब्दी थी। और अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया।
सिंध के दाहिर राजा के प्रतिकार को निष्फल बनाते हुए उसने सिंध प्रांत को जीता। कौन? मोहम्मद कासम। ये कहाँ से आया था? अरब से। और उसने भारत के जो शासक था, भारत का जो दाहिर राजा था, उसको हराकर सिंध प्रांत पर अपना कब्जा जमा लिया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। यहाँ पर प्रश्न बनता है, कब भारत के साथ अरबों का राजनीतिक संपर्क हुआ? क्योंकि ये मोहम्मद कासम भारत आया, आक्रमण किया सिंध प्रांत पर और वहाँ के राजा दाहिर राजा को हराया और इस तरह उनका राजनीतिक संपर्क हुआ। क्योंकि वो उसके अधीन आ गया था राजा दाहिर, अब उसको उनकी बात मानना ही था। कालांतर यानी कुछ काल के अंतर में मध्य एशिया के तुर्की भी भारत आ गए, अफगानी और मुगल भारत में आए और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। एक के बाद सब लोग भारत की ओर मुड़ने लगे। ईस्वी सन की 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कियों के आक्रमण प्रारंभ हो गए। कौन सी शताब्दी थी? ईस्वी सन 11वीं शताब्दी में तुर्कियों ने भारत पर आक्रमण किया। पहले तो सभी आपस में ही झगड़ रहे थे, राजा शासक लोग अपने सत्ता के विस्तार के लिए। अब देखो उनका फायदा बाहर के देशों के लोगों ने उठाया। अब पहले अरब से आकर सेनानी मोहम्मद बिन कासम ने किया, उसके बाद तुर्की आ गए, अफगानी आ गए, मुगल भी आ गए। अब तुर्कियों ने ईस्वी सन 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण प्रारंभ किया। वे अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुंचे। गजनी का सुल्तान महमूद भारत पर अनेक आक्रमण किए। इन आक्रमणों में उसने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ के संपन्न मंदिरों को लूटा। अब पहले जमाने के जो मंदिर थे हमारे, स्वर्ण आभूषणों, मोतियों, संगमरमर के पत्थरों से तराशे हुए थे और उन्होंने उस मंदिर को ही लूट लिया और वहाँ की विपुल संपत्ति अपने साथ ले गया। बख्तियार खलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का समृद्ध ग्रंथालय जला डाला। कितना अन्याय! लूटे तो लूटे और इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ हमारे पूरे लिखित साधन है बच्चे, उसको उन्होंने जला डाला। आज के लिए इतना ही बच्चे, और आप इसको पढ़ो, देखो, समझो और छोटे छोटे 5 प्रश्न बनाकर मुझे आप अपनी फेयर कॉपी में लिखकर भेजेंगे बच्चे। मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियो खोलते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, फिर पेपर होगा तो आप क्या लिखेंगे बच्चे। इसीलिए वीडियो खोलिए, पढ़िए और मैं जो मार्क कर रही हूँ उसमें से 5 प्रश्न बनाइए बच्चे और मुझे भेजिए। गॉड ब्लेस यू बच्चे।